हेलो एवरीवन। आज का जो सेशन है वो इंडियन और राजस्थान बजट से रिलेटेड जो भी मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके थ्रू हम आपको गो थ्रू करवाएंगे। और इसमें जो भी मेजर एरियाज हैं जो हमें लगते हैं कि आपको एग्जाम स्पेसिफिकली पता होने चाहिए, जो फैक्ट्स एंड डेटा जो अपने एग्जाम में आपको डालने चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। तो आई होप कि आपके लिए ये सेशन जो है बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है और बहुत ही अच्छा आपको इसमें आउटपुट मिलेगा। माधुरी मैम ने बड़ी मेहनत से इस सेशन को प्रिपेयर किया है। तो आई एम हैंडिंग ओवर टू माधुरी मैम। थोड़ा सा सेशन जो है वो बहुत डिटेल्ड और लंबा हो सकता है, बट कोशिश करेंगे कि अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो मैम फिर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगी, ताकि जो आज का सेशन है अगर वो आपको 1-1.5 घंटे का सेशन जिसमें आप जो इनपुट मैम दे रही हैं उसको नोट भी कर लें और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर सकें, तो वो मैम एक बार ड्यूरिंग द सेशन एक बार ही कॉल ले लेंगे। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर, आमिर सर। हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मुझे आपसे ये बताइए कि कमेंट करके कि आप में से अभी मेंस कौन लिख रहे हैं, जो इस बार मेंस दे रहे हैं। अपने यहाँ वैसे ज़्यादातर लोग मेंस देने वाले ही होंगे। सर थोड़ा सा क्या उनके लिए हो सकता है बेनिफिशियल ना हो, क्योंकि फैक्चुअल रहेगा थोड़ा सा। तो जहाँ क्योंकि पेपर भी बन चुका होगा आरएस मेंस का जब तक, क्योंकि 23 को अभी राजस्थान का बजट आया है। तो अगर आपको लगे कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, फैक्चुअल हो रहा है, तो आप उसको अपना टाइम सेव कर सकते बट हैं। उसमें क्या है माधुरी जी, इवन दो आप सही करें कि फैक्चुअल पार्ट जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो, पर वो डेफिनेटली एज ए एग्जाम्पल और एज ए डेटा जो है हाँ वो कोट किया जा हाँ सकता सर, है। ये तो है तो कि आप अपने आंसर राइटिंग में वहाँ डाल सकते हैं। राजस्थान से जैसे एग्रीकल्चर बजट आया है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। उस पे उसे भी डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि इस बार सेपरेट बजट आया है एग्रीकल्चर का। तो वहाँ अगर एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता है तो वहाँ आप अपने यहाँ के फैक्ट्स को वहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो आज हम जैसे बजट स्टार्ट करेंगे, और बजट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट देखेंगे बजट का, कि बजट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है वो जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप सुन पा रहे हैं सभी? थोड़ा सा कमेंट करके लिखिए ताकि मुझे लगे कि मैं आपसे कनेक्टेड हूँ। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है बजट है, और बजट होता क्या है। तो जैसे कि हम अपनी लाइफ में बजट प्रिपेयर करते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट भी बजट हमारा प्रिपेयर करती है। तो होता क्या है, गवर्नमेंट अपने बजट के डिस्क्रिप्शन से ये दिखाती है कि एक्चुअल में जो हमने जनता से जो इनकम, जो हमने पैसा लिया है वो हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, उसका हम यूटिलाइज कहाँ कर रहे हैं। ठीक है। तो बजट का एक्चुअल एक डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स और गवर्नमेंट की रिसीव्स दोनों का ब्यौरा होता है। क्लियर? आप सब सुन पा रहे हैं? मेरे पास आपके कमेंट नहीं आ रहे। सुन पा रहे हैं आप सभी? हेलो? ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि बजट में जब हम डिस्कस करते हैं तो इसके लिए हम स्टेट और सेंटर दोनों का बजट देखते हैं। क्लियर है? और स्टेट और सेंटर के लिए जो बजट है उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल है। वो 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं कौन से वो 2 आर्टिकल है जिसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट कोई वर्ड बजट लिखा हुआ नहीं है। उसकी जगह क्या लिखा हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। तो राजस्थान का जो मेंशन है वो आर्टिकल 202 में है। और स्टेट की सेंटर की बात करें तो सेंटर का हमारा 112 में है। तो 202 क्या बताता है? स्टेट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आर्टिकल 112 हमारा किसको बताता है? सेंटर के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ठीक है। तो ये तो बजट से रिलेटेड बात हुई। और जब भी हम बजट की बात करते हैं तो बजट में एक वर्ड आता है वित्तीय वर्ष, जिसे बोलते हैं लेखा वर्ष या फिर फाइनेंशियल ईयर।
तो अगर आप में से पता है तो फाइनेंशियल ईयर बताइए, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कितने मंथ्स का होता है, कब से स्टार्ट होता है और कब तक एंड होता है, तो वो बताइए। और अभी हम फिलहाल कौन सी ईयर में चल रहे हैं, बजट ईयर में है, करंट ईयर में है, कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट नहीं आ पा मेरे पास। क्या आप कमेंट कर पा रहे हैं? एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, कमेंट आना शुरू हो गए हैं आपके। सॉरी, मैं दूसरे ग्रुप में, हाँ ठीक है, कमेंट आपके आ रहे हैं। हाँ, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, अगर आप बताइए कि अभी जैसे बजट होता है इसमें कितने सालों का आकलन होता है, हम कितना जो बजट देखते हैं उसमें आपने देखा होगा तीन इसमें लाइनें होती हैं जिसमें बहुत सारे डेटास लिखे होते हैं। तो कितने सालों का आकलन रहता है? बिल्कुल ठीक है बसंत जी, 3 इयर्स का रहता है। वो 3 इयर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो लास्ट ईयर होता है, ठीक है, एक करंट ईयर होता है और एक हमारा बजट ईयर होता है। तो अभी फिलहाल हम कौन सी ईयर में हैं? लास्ट ईयर में है, करंट ईयर में है, या फिर बजट ईयर में है? बताइए। अभी हम करंट ईयर में चल रहे हैं क्योंकि मार्च है। 31 मार्च के बाद बजट ईयर शुरू हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल के बाद क्या शुरू हो जाएगा हमारा, हमारा 1 अप्रैल के बाद हमारा बजट ईयर शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा फाइनेंशियल ईयर देख लिया। फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का होता है। फर्स्ट 6 मंथ्स कौन से होते हैं? अप्रैल टू सितंबर, एंड देन नेक्स्ट 6 मंथ्स अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, तो यानी 6 पार्ट में हमारा वित्तीय वर्ष डिवाइड रहता है। और 6 पार्ट में कितने क्वार्टर होते हैं हमारे? दो दो क्वार्टर होते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ्स में Q1, Q2, और सेकेंड जो 6 मंथ्स है हमारा उसमें Q3 और Q4, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितने क्वार्टर हो गए हमारे? 4 क्वार्टर हो गए। ठीक है, अब देखिए बजट से रिलेटेड हमने आर्टिकल देख लिए, 112 और 202 दोनों इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में देख लेते हैं कि थोड़ा सा बजट का इतिहास देख लेते हैं कि जब से हमारा बजट पेश हो रहा है, सिंस कब से हो रहा है हमारा, ब्रिटिश ईयर से, जब हमारा ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर राज करते थे तब से हमारा बजट आ रहा है। तो भारत का जो पहला बजट आया था वो कब आया था? 1860 में आया था, आपको पता होगा। जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे जेम्स विल्सन, उन्होंने पेश किया था। ठीक है, तो भारत का यानी कि फर्स्ट बजट जो इंडिया था भारत का वो कब आया था? 18 फरवरी 1860 में, जेम्स विल्सन, बिल्कुल। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बजट कहा जाता है इंडिया में। अगर वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में फादर ऑफ बजट किसे कहा जाता है? वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने नाम सुना हो जिसे फादर ऑफ बजट के नाम से जाना जाता है, रॉबर्ट वॉलपॉल। ठीक है, तो भारत में हमने देखा जेम्स विल्सन ने फर्स्ट 1860 में पास किया था। अच्छा बताइए, इंडिपेंडेंस इंडिया का जो फर्स्ट बजट आया था वो कब आया था? इंडिपेंडेंस इंडिया का हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। जो के षणमुखम चेट्टी थे, उस समय हमारे ये वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने हमारे इंडिपेंडेंस इंडिया का फर्स्ट बजट पेश किया था। ठीक है, और अगर रिपब्लिक इंडिया की बात करें तो, रिपब्लिक इंडिया की बात करें तो कमेंट करके बताइए। 1950 में आपको पता है कि हमारा जो भारत है वो रिपब्लिक हो गया था, हमारा खुद का संविधान बन गया था। तो उस समय जॉन मथाई ने हमारा गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। तो तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गए। इनफैक्ट 4 फैक्ट हो गए हैं कि अगर विश्व में देखा जाए जो फादर ऑफ बजट है वो रॉबर्ट वॉलपोल के नाम जाने जाते हैं। इंडिया में देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे जेम्स विल्सन, और अगर इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करें तो के षणमुखम चेट्टी जी। ठीक है, और रिपब्लिक इंडिया के जॉन मथाई। तो चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और हो सकता है 2 मार्कर में आपके क्वेश्चन पूछ भी लिए, चारों इनमें से किसी के भी नाम पूछ सकते हैं। और अगर बात करें जो आपको पता है 1955 से पहले जो हमारा बजट है, 1955 से पहले बजट हमारा इंग्लिश में ही आता था। सब जानते हैं इंग्लिश में ही आता था।
क्योंकि हमारा ब्रिटिशर्स ने ये बजट की परंपरा चालू की थी बजट लाने की, तो इंग्लिश में ही आता था। लेकिन ऑनवर्ड्स 1955 के बाद क्या होने लगा था, बजट हमारा हिंदी में पब्लिश होने लग गया था। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है कि 1955 और 56 का जो बजट आया था वो पहली बार हिंदी में आया था। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जी ने जो हमारा बजट पेश किया था वो कब किया था, कमेंट करके बताइए। जवाहरलाल नेहरू जी ने, उनका अगर आपको टेन्योर याद हो तो उन्होंने जो हमारा किया था वो किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने 1958 और 59 में। ठीक है। अब देखिए एक परंपरा थी, ब्रिटिश परंपरा, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ब्रेक की थी, ब्रिटिश परंपरा 2000 में, सन 2000 में। वो परंपरा क्या थी कि हमारा बजट जो ब्रिटिश काल में जब स्टार्ट हुआ था तो हमारा शाम को 5 बजे आया करता था, लेकिन अब फिलहाल 11 बजे मॉर्निंग में आने लग गया है। तो ये ब्रिटिश परंपरा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा जी ने ब्रेक की थी। और 2017 में आपको पता है जो हमारा रेलवे बजट है और जो जनरल बजट है, ठीक है, इसको मर्ज कर दिया गया था। क्योंकि आपको पता है ब्रिटिश काल में क्या होता था, हमारा जो रेलवे बजट था वो एक अलग से प्रिपेयर किया जाता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट रेलवे से होता था हमारे। तो इसलिए उन्होंने इसके लिए एक अलग से बजट पेश किया था। लेकिन फिलहाल 2017 में आपको पता हो, 2017 में इसको मर्ज कर दिया गया था क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं थी ज्यादा, तो हमारे रेलवे बजट को जनरल बजट में मर्ज कर दिया था। तो मुझे उस कमेटी का नाम बताइए जिस कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि रेलवे बजट को अब जनरल बजट में मर्ज कर देना चाहिए। उस कमेटी का नाम बताइए। विवेक देवराय, ठीक है। अजीत जी, बिल्कुल, बसंत जी। एकवर्थ कमेटी 1924 में आई थी। इस कमेटी ने अलग करने पर सिफारिश की थी कि रेलवे बजट को क्या किया जाए, अलग किया जाए। विवेक देवराय ने इसको मर्ज करने की बात की थी। तो देखिए एक फैक्ट और आ गया। ठीक है, बिल्कुल। बबलेश जयमन जी, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए बजट जो शब्द है ये हमारा बहुत चेंज होके आया है आज बजट। पहले बजट को बुल्गा कहा जाता था, अगर आपको पता हो तो। लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड बुल्गा। और उसके बाद ये बाउगेट हुआ, यानी फ्रांसीसी लैंग्वेज में इसको बाउगेट कहा जाने लगा। और आज इंग्लिश अगर उसमें लैंग्वेज में देखे तो आज ये किस नाम से जाना जाता है, बजट नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब थोड़ा राजस्थान की बात कर लेते हैं। पहली राजस्थान जो विधानसभा का गठन कब हुआ था राजस्थान में, फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल ठीक है अजीत जी। हमारी फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली राजस्थान की कब गठित हुई थी, 1952, बिल्कुल। 1952 में 23 को, ठीक है। और जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी गठित हुई थी तो हमारा जो फर्स्ट बजट आया था राजस्थान का वो आया था 4 अप्रैल को, 1952 में ही। 1952 में ही 4 अप्रैल को क्या आया था, हमारा राजस्थान का फर्स्ट बजट आया था। अच्छा, जब फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी उस समय हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स कितनी थी, ये भी पूछा जा सकता है, सीट्स कितनी थी। 160। देखिए कमेंट्स दूसरे वाले जो फंडा बॉक्स चैनल है उस पर आ रहे हैं, पहले मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। आप देखिए दूसरा जो फंडा बॉक्स वाला चैनल है वहां पर आपको कमेंट शो हो जाएंगे। ठीक है, 160 सीट्स थी। ठीक है। अभी प्रेजेंट में कितनी सीट्स हैं, 1977 में जितनी सीट्स थी, बिल्कुल 1977 में भी 200 सीट्स थी, और अभी भी कितनी है, 200। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और जब हमारा 4 अप्रैल 1952 को जो बजट आया था उस बजट का साइज कितना था, और कौन से फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय जिन्होंने हमारा राजस्थान का फर्स्ट बजट पेश किया था। उस समय हमारा बजट का जो साइज था, देखिए बजट का साइज आपका प्रीलिम्स में तो पूछा जा सकता है, लेकिन मेंस में आप मेंशन भी कर सकते हैं कि हमारा जो पहला बजट आया था राजस्थान का वो 17.25 यानी 17.25 करोड़ का था उस समय। और हमारे उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे नाथूराम मिर्धा। ठीक है। देखिए जब बजट, आपको पता है बजट, एक बात और बताइए, बजट है जो हमारा ये एक साधारण विधेयक में आता है, धन विधेयक में आता है, क्योंकि अगर धन विधेयक आ सकता है तो वहां पर हम बजट की चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि बजट किसका पार्ट है, अल्टीमेटली मनी बिल है। क्यों, क्योंकि बजट में आपको पता है सरकार क्या करती है, बजट में टैक्स से रिलेटेड चेंजेस करती है। और हमारे संविधान के 110 में धन विधेयक में क्या लिखा गया है, मनी बिल में, अगर कई सरकार अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चेंजेस करती है, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस करती है तो वो किस में आता है, धन विधेयक में। तो बजट भी हमारा ऐसा ही है। और
धन विधेयक को पारित करने के लिए हमारे राष्ट्रपति से हमें क्या लेनी पड़ती है? परमिशन लेनी पड़ती है भाई। ठीक है, तो अब ये बात तो क्लियर हो गई कि बजट किस में आता है, हमारे धन विधेयक में आता है, मनी बिल में आता है। और धन विधेयक को अगर हमें पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में लेकर आना है तो हमें किसकी परमिशन चाहिए होगी? स्टेट के संदर्भ में गवर्नर की और वैसे प्रेसिडेंट की। ठीक है, जब बजट लेजिस्लेटिव असेंबली में देखो पेश किया जाता है तो उसके बाद वो पास हो जाता है। पास होने के बाद बजट भाषण होता है। जैसे हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जब केंद्र सरकार का बजट पास किया था, ऐसा, और राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, तो उन्होंने बजट पेश किया था। तो बजट भाषण होता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर लोकसभा में। और उस भाषण के साथ बजट पर बहस भी होती है। और बहस होने के साथ साथ अनुदान की मांग की जाती है। जानते हैं आप अनुदान की मांग? अनुदान की मांग क्या होती है? और साथ में इसी के साथ एक प्रोसेस जुड़ा हुआ है गिलोटिन का। अगर आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स क्या होता है? जब मिनिस्ट्री क्या करती है, ग्रांट यानी कि पैसों की मांग करती है। जितनी भी मिनिस्ट्री होती है वो क्या करती है, लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट में वो हम बताती है कि हमें इतने, इस साल हमें इतने पैसों की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हमें इस साल इतने पैसों की जरूरत है। और फिर सिंपल तौर पर जैसे मोल भाव होता है, इस तरीके से क्या होता है, बजट वो राशि अलॉट कर दी जाती है मिनिस्ट्रीज को। ठीक है, तो डिमांड ऑफ फॉर ग्रांट्स। और गिलोटिन प्रोसेस क्या है? इसी के साथ एक प्रोसेस जुड़ा हुआ है, गिलोटिन। गिलोटिन प्रोसेस आपने सुना है? गिलोटिन प्रोसेस क्या होता है? गिलोटिन प्रोसेस क्या होता है? जब, जी बिल्कुल, बिना चर्चा के बिल पास करना। यही जब अनुदान की मांग को बिना चर्चा के, क्योंकि इतनी मांगे होती हैं, तो वो क्या है, सब मिनिस्ट्री की मांग क्या हो जाती है, बिना चर्चा के पास कर दी जाती है। इसीलिए बोलते हैं गिलोटिन प्रोसेस हो गया है। ठीक है, और जैसे ही अनुदान की मांग अप्रूव हो जाती है तो हम क्या करते हैं, संचित निधि, जो भारत की संचित निधि है, वहां से पैसा निकाला जाता है मिनिस्ट्री को अलॉट करने के लिए। ठीक है, जो पैसा निकाला जाता है तो भारत की संचित निधि से निकाला जाता है। अब वो भारत की संचित निधि कौन से आर्टिकल में है संविधान के? आर्टिकल, भारत की संचित निधि का उल्लेख भारत के संविधान के 266, बिल्कुल, नहीं 267 नहीं है, 266 है, उसका भी क्लोज 1। ठीक है, भारत की संचित निधि का उल्लेख है। और संचित निधि से पैसा निकालने के लिए एक एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं विनियोग विधेयक। उस विनियोग विधेयक का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन बिल का उल्लेख किसमें है? नहीं 113 नहीं, 114 है अजीत जी, 114 है। ठीक है, देखिए आर्टिकल से रिलेटेड आपको कितना कंफ्यूजन है। अगर विनियोग विधेयक पर मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि विनियोग विधेयक क्या है, तो आप वहाँ आर्टिकल गलत लिखाएंगे। तो थोड़ा सा याद रखिए, 114 है। और जैसे ही विनियोग विधेयक पारित हो जाता है तो हमारी संचित निधि से पैसा निकाल लिया जाता है और मिनिस्ट्रीज को अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, और ये तो आपको पता है कि हमारा जो बजट है वो वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। राजस्थान का आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय है जो वित्त विभाग के अंतर्गत आता है, उन्होंने राजस्थान का बजट तैयार किया है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो राजस्थान का बजट आया, आपने पहला ही पेज देखा होगा, उसमें उसमें फर्स्ट पेज पे ही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की बात की है ना? इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो अब नई स्कीम है बिल्कुल, तो इसकी डेट आपको याद रखनी है। आप कभी भी एग्जाम देते हैं, जो नई स्कीम है उसकी डेट तो आप बिल्कुल याद करके रखिए। और जो पुरानी है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नरेगा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेगा स्कीम थी, उसके बाद एक्ट के रूप में ला दिया गया इसको। ठीक है, तो पहले ही पेज पे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की बात की है। तो हो सकता है पूछ ले आपसे, है ना? अभी तक ये जो रोजगार गारंटी थी ये ग्रामीण क्षेत्रों में थी, लेकिन अभी फिलहाल नए बजट में 23 को ये नई स्कीम ला दी गई शहरी क्षेत्रों के लिए भी। इसमें क्या किया है, इसमें सरकार ने कहा है, इसमें सरकार ने 800 करोड़ का एनुअल एक तरह से एक्सपेंडिचर करेगी। सरकार पर 800 करोड़ का वार्षिक खर्च करने का इस पर क्या है, डिटेल उन्होंने दी है। और इसमें क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा शहरी क्षेत्रों पे। अगर शहरी क्षेत्र में कोई परिवार है, उसमें रहने वाला व्यक्ति अगर सरकार से मांग करता है किसकी, काम की, तो उसको इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी के तहत 100 डेज का क्या दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा।
और बहुत ही अच्छी स्कीम है। और कहीं भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर इसको आप डाल सकते हैं, क्योंकि नई स्कीम है। शायद और कोई इसे यूज ना करे जिसने नया बजट नहीं पढ़ा हो, क्योंकि अभी तक तो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चल रही थी इंदिरा गांधी वाली, अब ये शहरी वाली आ गई है, तो आप ये कोट कर सकते हैं विद डेट के साथ। ठीक है, 23 फरवरी 2022। अब आपको पता है कि अब ये रोजगार गारंटी है, तो इससे मनरेगा की भी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो आपके बजट में मनरेगा के बारे में भी चर्चा है। तो मनरेगा के बारे में बताइए कि ये जो एक्ट आया था ये कब आया था। नरेगा अधिनियम के नाम से ये एक्ट आया था केंद्र सरकार का। तो ये कौन सी ईयर में आया था? 2005 में, बिल्कुल ठीक है। और 2006 में इसका फेज चालू हो गया था, आपको पता है 2006 में ये स्टार्ट हो गई थी स्कीम, ये एक्ट। और उस समय इंडिया के 200 जो डिस्ट्रिक्ट थे, यानी 200 डिस्ट्रिक्ट जो थे, वो 2006 में फर्स्ट फेज में ये नरेगा के तहत आ गए थे। ठीक है, और उसमें भी राजस्थान के कितने जिले शामिल थे? जब 200 डिस्ट्रिक्ट आए थे भारत के, तो उसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल थे? बताइए। जब जब ये नरेगा एक्ट आया था, नहीं, राजस्थान के उस समय फर्स्ट फेज में 2006 में राजस्थान के 6 डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, और फिर 2007 में इसका सेकंड फेज आया था, और 2007 में जब सेकंड फेज आया था तब इंडिया से 130 और डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल कर दिए गए थे। यानी फर्स्ट फेज में 200 जिले थे, सेकंड फेज में 2007 में 130 जिले थे, और 130 जिले में दोनों फेज में राजस्थान के 6 जिले थे, यानी टोटल कितने हो गए? 12 जिले। और आपको पता है 2008 में पैन इंडिया में लागू हो गया था, यानी कंप्लीट पूरे राजस्थान में ये 2008 में लागू हो गया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल बसंत जी 12, बबलेश जयमन जी पहले फर्स्ट फेज में 6, देन फिर 6, और उसके बाद कितने हो गए थे टोटल? 12। अच्छा, मनरेगा की शुरुआत मुझे बताइए, इंडिया में सबसे पहले किस राज्य से शुरुआत हुई थी? 2009 में संजय जी, बिल्कुल रीनेम कर दिया था इसको, मनरेगा कर दिया था 2009 में, बिल्कुल सही है। कब शुरुआत हुई थी? कौन से राज्य से शुरुआत हुई थी जब मनरेगा स्कीम पूरे इंडिया में लागू हो गई थी? आंध्र प्रदेश से, बिल्कुल ठीक है, आंध्र प्रदेश से। और राजस्थान में कहाँ से शुरुआत हुई थी? राजस्थान में, राजस्थान में उदयपुर से, बिल्कुल। देखिए, झुंझुनू कहाँ से आ गया? अजीत जी, उदयपुर से हुई थी शुरुआत। ठीक है, अब देखिए आरपीएससी का क्या है, ये तो बहुत डिटेल में जाके चीजें पूछ लेता है। ठीक है, तो उदयपुर